Hello, everyone, and a very warm welcome back to our ongoing series on compromise, arrangement, and amalgamation. In today's video, we are going to discuss the part 7 of this series, in which we will be discussing Section 234 of Companies Act 2013, which governs cross border merger. Stay tuned as we break down its key provisions and implications. So, let's get started. Section 234 read with Rule 25A मर्जर और अमलगमेशन ऑफ द कंपनी विद द फॉरेन कंपनी। जब किसी इंडियन कंपनी का मर्जर या अमलगमेशन किसी फॉरेन कंपनी के साथ होता है उसको बोलते हैं हम क्रॉस बॉर्डर मर्जर और अमलगमेशन। सो सबसेक्शन 1 सेज दैट कि जो भी रूल्स अप्लाई होते हैं इंडियन कंपनीज के मर्जर पे वही सेम क्रॉस बॉर्डर मर्जर कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होंगे। मींस अगर इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज हो रही है या फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज हो रही है तो ये रूल्स एज इट इज फॉलो किए जाएंगे। उसके साथ ही अगर कोई स्पेसिफिक लॉ में अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अगर कोई फेमा में या किसी और लॉ में क्रॉस बॉर्डर मर्जर या अमलगमेशन के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ मेंशन है, कोई स्पेसिफिक रूल मेंशन है, तो वो भी फॉलो किया जाएगा। अगर कोई नेसेसरी अमेंडमेंट्स चाहिए, मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है तो वो मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, बट एज इट इज रूल को फॉलो किया जाता है अंडर दिस एक्ट। और कौन सी कंपनीज के साथ मर्जर होता है? वो कंपनीज जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। दैट मीन्स it will be between the companies registered under this act, that means Companies Act 2013, यानी कि Indian companies and companies incorporated in the jurisdiction of such countries as may be notified from time to time by the central government। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि किन कंट्रीज के साथ आप कर सकते हो, उनके साथ ही आपका मर्जर या अमलगमेशन हो सकता है। किसकी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले तो आपको आरबीआई की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका फेमा लगता है। जब हम क्रॉस बॉर्डर्स पे जाते हैं तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसके लिए आरबीआई की अप्रूवल लगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी कि एनसीएलटी की भी अप्रूवल लगेगी, प्लस जो भी रूल्स मेंशन्ड हैं कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से वो सभी रूल्स को फॉलो किया जाता है। सो कंपनी जब भी मर्जर या अमलगमेशन के लिए जाती है विद द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द जुरिसडिक्शन ऑफ सच कंट्रीज एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो चैप्टर 15 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इसके साथ ही एनसीएलटी की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है और आरबीआई की अप्रूवल की भी रिक्वायरमेंट होती है। प्रोवाइडेड दैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो रूल्स बनाती है वो किसकी कंसल्टेशन के साथ बनाएगी? आरबीआई के कंसल्टेशन के साथ रूल्स बनाए जाते हैं इन कनेक्शन विद द मर्जर एंड अमलगमेशन प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन। दैट मीन्स क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स के लिए क्योंकि आरबीआई की परमिशन भी लगती है, इसलिए जो भी रूल्स फॉर्म होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई आपस में कंसल्ट करके रूल्स फ्रेम करते हैं, और कोई भी अगर अमेंडमेंट होता है तो वो भी आरबीआई की परमिशन के साथ ही अमेंडमेंट होता है। सबसेक्शन 2 इज अबाउट द पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन। तो जब एक इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है तो किस तरह से पेमेंट किया जाता है? अगर सपोज फॉर एग्जांपल एक इंडियन कंपनी है, ए लिमिटेड इंडियन कंपनी है, बी लिमिटेड कोई फॉरेन कंपनी है, सपोज दुबई की कंपनी है बी लिमिटेड, वो फॉर्म करती है इंडियन कंपनी, जो हम उनको मर्ज करके जो थर्ड कंपनी बन रही है वो एक इंडियन कंपनी बन रही है। तो अब क्योंकि एग्जिस्टेंस में इंडियन कंपनी आई है तो इंडियन कंपनी जो दुबई की कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनको शेयर्स इशू करेगी। अब क्योंकि इंडियन कंपनी फॉरेन कंट्री में शेयर्स इशू नहीं कर सकती है तो क्या इशू किए जाते हैं? जीडीआरस, दैट मीन्स ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो कंसिडरेशन में या तो इंडियन कंपनी दुबई की कंपनी को कैश इशू कर सकती है या फिर जीडीआर इशू कर सकती है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब पार्टली इन कैश या पार्टली इन दी जीडीआर इशू कर सकती है। बट अगर मर्जर में जो फॉर्मेशन हो रहा है वो दुबई कंपनी का हो रहा है, दैट मीन्स ए कंपनी थी इंडियन कंपनी, बी कंपनी थी दुबई कंपनी, और थर्ड जो फॉर्म हो रही है कंपनी वो इंडियन कंपनी ना होकर दुबई कंपनी हो रही है, तो दुबई की कंपनी अब इंडियन कंपनी के शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करेगी। तो उस केस में जो दुबई की कंपनी है वो इंडियन शेयर होल्डर्स को आइडियाज इशू करती है, दैट मीन्स इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो या तो कैश इशू कर सकती है या दोनों को ही पार्टली में कर सकती है।
तो कंसिडरेशन क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आरबीआई की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे इंडियन कंपनी फॉर्म हो या चाहे दुबई कंपनी फॉर्म हो मर्जर या अमलगमेशन के साथ। और जो पेमेंट रहेगा शेयर होल्डर्स को ऑफ द मर्जिंग कंपनी, यानी कि जिसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है उस कंपनी को या तो कैश दिया जाएगा उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को, या फिर डिपॉजिटरी रिसीट्स दी जाएंगी। डिपॉजिटरी वेदर जीडीआर और आईडीआर एज द केस में भी वो इशू किए जाते हैं, और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन द डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एज द केस में बी एज पर द स्कीम टू बी ड्रॉन अप फॉर द पर्पस। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन 2, जो फॉरेन कंपनी है इसका मतलब होता है कोई भी एक ऐसी कंपनी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वेदर हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और नॉट। दैट डजेंट मीन कि कोई भी कंपनी जो बाहर इनकॉर्पोरेट हो गई है वो फॉरेन कंपनी है। प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या ना हो, फॉरेन कंपनी वो तब कहलाती है कि कोई भी कंपनी अगर आउटसाइड इंडिया फॉर्म हुई है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस या तो इंडिया में हो, या फिर अगर प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं भी है तो एटलीस्ट वो बिजनेस को कंडक्ट कर रही हो इंडिया में, तब कहलाएगी वो एक फॉरेन कंपनी। सो इंडियन कंपनी प्लस दुबई कंपनी अगर इंडियन लिमिटेड फॉर्म कर रही हो या दुबई लिमिटेड फॉर्म कर रही हो तो आपको प्रायर आरबीआई की अप्रूवल लगती है, प्लस जो कंसिडरेशन रहता है वो कैश में रहता है या फिर डिपॉजिटरी रिसीट्स में रहता है या इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ रहता है। नेक्स्ट इज रूल 25A। जो भी कंपनीज इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनीज का मर्जर होता है या वाइस वर्सा तो उसमें रूल 25A भी एप्लीकेबल होता है। सब रूल वन इज अबाउट द obtaining the approvals। दैट मीन्स कोई भी फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज होती है तो आपको आरबीआई की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनीज एक्ट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके साथ ही जो प्रोविजंस फॉलो किए जाएंगे वो एक तो सेक्शन 234 के तो होंगे ही, उसके साथ साथ सेक्शन 230 से लेकर सेक्शन 232 ऑफ द एक्ट ये भी अप्लाई करते हैं। आपको सभी के साथ कंप्लाई करना होता है फॉर द क्रॉस बॉर्डर मर्जर। सब रूल 2A सेज दैट कि कोई भी कंपनी अगर मर्ज करती है विद अ फॉरेन कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इन एनी ऑफ द जुरिसडिक्शन स्पेसिफाइड इन अनेक्जर बी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई, मतलब वो मर्ज कर सकती हैं लेकिन वही आपको आरबीआई की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 230 टू 232 ये सब फॉलो किए जाएंगे, एनसीएलटी की अप्रूवल लगेगी और उसके साथ साथ इन रूल्स का भी फॉलो किया जाएगा। क्लॉज बी सेज दैट कि जो ट्रांसफरी कंपनी होगी, ट्रांसफरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करती है। ट्रांसफरर कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है लेकिन ट्रांसफरी कंपनी की एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहती है। तो ट्रांसफरी कंपनी जो होगी जो उसके शेयर्स का वैल्यूएशन होगा, the transferee company shall ensure that the valuation is conducted by the valuers। वो कौन से वैल्यूएशन वो वैल्यूअर्स कौन होना चाहिए, या तो वो मेंबर हो किसी रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी का। कहाँ पर होना चाहिए उनका रिकॉग्निशन, इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। और जो वैल्यूएशन होता है वो होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑन अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन। मीन्स जो वैल्यूअर होगा वो एक मेंबर होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी का, और जो वैल्यूएशन होगा वो इंटरनेशनली जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वैल्यूएशन है वो वहाँ पे भी सब पे वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग भी एक डिक्लेरेशन अटैच की जाती है जब एप्लीकेशन फाइल की जाएगी टू द आरबीआई फॉर ऑब्टेनिंग इट्स अप्रूवल अंडर क्लॉज ए ऑफ दिस सब रूल। नाउ सब रूल 3 सेज दैट कि कंसर्न कंपनी जो भी कंसर्न कंपनी होगी वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगी बिफोर द ट्रिब्यूनल एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑफ section 230 to section 232 of the act, and these rules after obtaining the approval specified in sub rule 1 and sub rule 2 as the case may be। means that same कि RBI की अप्रूवल लगेगी, NCLT पे एप्लीकेशन जाएगी अंडर सेक्शन 230 एंड 232 232। नेक्स्ट इज सब रूल 4। सब रूल 4 says that कि notwithstanding anything contained in सब रूल 3, अगर आपका जो कॉम्प्रोमाइज
अमलगमेशन, अरेंजमेंट, मर्जर, डीमर्जर कुछ भी हो रहा हो बिटवीन एन इंडियन कंपनी एंड अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया, मीन्स किसी एक आपकी ऐसी कंपनी के साथ हो रहा है मर्जर या अमलगमेशन या कुछ भी अरेंजमेंट जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है, लाइक चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, कोई भी एक ऐसी कंट्री जो हमारी इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है, अगर उसके साथ हो रहा है तो आपको एक एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है इन फॉर्म CAA 16, which shall be required at the stage of submission of the application under section 230 of the act। तो जब आप 230 में एप्लीकेशन फाइल करते हो उसके साथ आपको एक CAA 16 में भी एक आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी कि जो हमारा क्रॉस बॉर्डर मर्जर होगा वो एक ऐसी कंट्री की कंपनी के साथ होने जाएगा जो एक एक्स्ट्रा जो हमारी कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर को शेयर करता है। दिस रूल इंश्योर्स एक्स्ट्रा स्क्रूटनी and government oversight for the merger involving the companies from India's neighboring countries। Annexure B, jurisdiction referred to in clause A of subrule 2 of rule 25A। ये रूल डिसाइड करता है कि कौन सी फॉरेन कंपनी जुरिस्डिक्शंस के साथ इंडियन कंपनी मर्ज कर सकती है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल और लीगली जो कंप्लाइंट कंट्रीज होती हैं उनके साथ ही क्रॉस मर्जर हो सके। सो इसके लिए मर्जर्स के लिए फॉरेन कंट्रीज को 3 कंडीशंस फॉलो करनी होंगी। फर्स्ट, कि उस कंट्री की जो सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर हो वो रिकॉग्नाइज्ड हो। दैट मीन्स जैसे कि हमारी इंडिया में सेबी है, वैसे ही उस कंट्री का जो स्टॉक मार्केट रेगुलेटर हो वो या तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस मल्टीलेटरल MOU अपेंडिक्स ए का सिग्नेटरी हो या फिर सेबी के साथ उसने बायलेटरल MOU को साइन किया हो। यह इंश्योर करता है कि उस कंट्री के शेयर मार्केट और फाइनेंशियल रेगुलेशन स्ट्रांग है ताकि फ्रॉड और इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। सेकेंड कंडीशन इज कि उस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक हो वो BIS का मेंबर हो। जैसे कि हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो RBI है, तो जो भी फॉरेन कंट्री हो उस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक हो वो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी कि BIS का मेंबर होना चाहिए। दिस इज टू इंश्योर कि जो वो उस कंट्री का बैंकिंग सिस्टम है वो सेफ है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, जिससे इलीगल ट्रांजेक्शन्स का रिस्क कम हो जाए। नेक्स्ट, FATF ब्लैकलिस्ट में नहीं होना चाहिए। अ jurisdiction which is not identified in the public statement of financial action task force, that is FATF, उस कंट्री को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पब्लिक स्टेटमेंट में हाई रिस्क कंट्री डिक्लेयर नहीं किया होना चाहिए, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फाइनेंसिंग के रूल्स वीक हों या फिर उस कंट्री ने FATF के साथ मिलकर इन इश्यूज को फिक्स करने का एक्शन प्लान नहीं बनाया हो। अगर एक कंट्री ब्लैकलिस्ट या हाई रिस्क लिस्ट में होती है तो उसके साथ मर्जर अलाउड नहीं होगा, क्योंकि उस कंट्री में इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज का रिस्क ज्यादा रहता है। सो अगर एक इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज करना चाहती है तो वो सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के साथ कर सकती है जो स्टॉक मार्केट और बैंकिंग रूल्स को फॉलो करती हैं, BIS और IOSCO जैसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडी से कनेक्टेड हो, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के रिस्क वाली कंट्री ना हो। Thank you so much. I hope it is clear. Stay connected, keep learning, and please do not forget to like, share, and subscribe.